अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। स्टार्टिंग आउट प्रोग्रामिंग की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सीरीज का थर्ड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने लास्ट पे डिस्कस ये किया था कि हम एक ही क्लास के अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ले लें तो उनका जो डाटा या उनके जो वेरिएबल्स हैं वो रैम के अंदर डिफरेंट जगह पे जो है वो एलोकेट होते हैं। एक का डाटा चेंज करने से दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम ये जो पिछली दफ़ा हमने कोड लिखा था पर्सन क्लास वाला, इसको समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। अब इसी के अंदर ही जो है ना मैं दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा पर्सन के, और फिर उसके बाद जो है ना उन दोनों को डिफरेंट डाटा असाइन करूंगा, फिर दोनों का डाटा चेंज करूंगा। और इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों तो उनका एक का डाटा चेंज करने से दूसरे के डाटा के ऊपर या नेम या आईडी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सपोज कर ले मेरे पास पर्सन के जो है ना दो ऑब्जेक्ट्स हैं, P1 और P2। अब P1 को हमने ये आईडी और नेम जो है वो सेट किया हुआ, P2 को भी कोई आईडी और नेम जो है वो सेट कर देते हैं। P2 को हम आईडी सेट कर देते हैं 30, और P2 को हम नेम जो है वो सेट कर देते हैं हसन। अब P2 के लिए भी हमें अगर चीज़ें प्रिंट करवानी है तो हमें उसके गेटर फंक्शंस कॉल करना पड़ेंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर मैं P1 की जगह पे P2 जो है वो लिख देता हूँ। अब इवन दो हमने जो है ना ये वाली स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखो तो हमने P1 की जो आईडी है वो चेंज कर दी है। अब अगर हम P1 की आईडी चेंज भी कर देना तो P2 की आईडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। दोनों का जो डाटा है वो रैम के अंदर डिफरेंट जो है ना जगह पे स्टोर होगा। तो अब हम जो है ना इसको रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं। अब अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखो तो ये हमारे लिए P1 का पहले डाटा प्रिंट हुआ है, फिर P2 का हमारे पास ये डाटा प्रिंट हुआ है। फिर उसके बाद हमने P1 की जो आईडी है वो चेंज कर दी थी, तो वो अब आईडी उसकी 20 हो चुकी है, लेकिन जो P2 की आईडी है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब ये चीज़ चेक करने के बाद जो है ना हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर कि कंस्ट्रक्टर्स क्या हैं। अब अगर आप इंट मेन के अंदर आके देखो तो हमने ये जो दोनों ऑब्जेक्ट लिए थे P1 और P2, हमें इनकी वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए, प्रिंट करवाने से पहले हमेशा इनको वैल्यूज जो है वो सेट करवाना पड़ रही है। तो अब अगर हम चाह रहे हो कि हमें वैल्यूज जो है वो सेट ना करवाना पड़े, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट जैसे ही हम करें तो उसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो है वो सेट हो जाए, या हम ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम के ऊपर ही उसको जो है ना उसकी वैल्यू सेट करवा दें, हमें सेपरेटली हमें सेटर फंक्शन कॉल ना करना पड़े उसकी वैल्यूज असाइन करवाने के लिए। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर्स। अब कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर जो है ये स्पेशल किस्म के फंक्शंस हैं जो हम क्लास के अंदर बनाएंगे, और इन फंक्शंस की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी। और दूसरा ये कि इनका जो नाम है वो सेम क्लास के नाम के जैसा होगा। तो सपोज करें अगर मैं इस पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूँ तो क्योंकि उसकी कोई रिटर्न टाइप होगी नहीं, इवन वॉइड भी नहीं होगी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा पर्सन, पर्सन के आगे लगाऊंगा पैरेंथेसिस जैसे फंक्शन बनाने के लिए लगाते हैं, फिर उसके बाद करली ब्रेसिस लगाऊंगा। और करली ब्रेसिस के अंदर आके मैं सपोज कर लें कि मैं आईडी असाइन कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट 0, और मैं नेम असाइन कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट अननाउन। अब जो भी मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं उसको कोई भी नेम या आईडी असाइन नहीं करवाता तो बाय डिफॉल्ट उसको जो आईडी और नेम है वो असाइन हो जाएंगे। आईडी क्या असाइन होगी? वो 0 होगी, और नेम क्या असाइन होगा? वो होगा अननाउन। अब ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो P1 के सेटर फंक्शंस है ना इनको कमेंट कर देते हैं कि हमने जैसे P1 को कोई वैल्यू जो है वो सेट ही नहीं करवाई। अब जैसे ही हमने P1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम के ऊपर ही इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ना तभी इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है। तो P1 के लिए बाय डिफॉल्ट क्या होगा, उसका जो ये कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा। और अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना कोई भी पैरामीटर ना हो तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
तो ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये हमारा कॉल हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की क्या पहचान है कि उसका नाम जो है वो सेम क्लास के नाम के जैसा होगा और उसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा होगा। उसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है ना वो असाइन करवा देते हैं हम अपने प्राइवेट मेंबर्स को, ताकि हमें सेटर फंक्शंस की मदद से वैल्यूज़ असाइन ना करवाना पड़े। इवन दो हम इनको बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर सेटर फंक्शन की मदद से हमने वैल्यूज़ असाइन नहीं करवानी, हम चाह रहे हैं कि वो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तभी उसको असाइन हो जाए, तो उसके लिए हम जो है ना वो कंस्ट्रक्टर्स को बनाते हैं। अभी हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा, बाद में हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर जो है ना वो भी पढ़ेंगे, या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो भी हम देखेंगे। अभी हमने P1 और P2 क्रिएट किया। अब जो P2 है और P1 इन दोनों के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दोनों की आईडी और नेम जो है वो जो डिफॉल्ट आईडी और नेम हमने सेट किया हुआ वो सेट हो जाएगा, यानी आईडी दोनों की 0 और नेम दोनों का अननाउन आ जाएगा। अब P1 के लिए हमने सेटर फंक्शंस कॉल नहीं किए, P2 के लिए हमने सेटर फंक्शंस जो है वो कॉल कर लिए हैं, तो P2 का जो आईडी और नेम है वो चेंज हो जाएगा। P2 की जो आईडी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 30, और P2 का जो नेम है हमारे पास वो आ जाएगा हसन। अब ये जो सी आउट वाली स्टेटमेंट है P1 के लिए, ये स्क्रीन के ऊपर उसकी आईडी 0 प्रिंट करवाएगी और उसका नेम प्रिंट करवाएगी अननाउन। और जो P2 के लिए सी आउट की स्टेटमेंट है वो उसकी आईडी प्रिंट करवाएगी 30 और उसका नेम प्रिंट करवाएगी हसन। अब अगर हम P1 की जो आईडी है वो 20 सेट करेंगे तो वो 0 से रिप्लेस होकर 20 हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है P1 के लिए, ये स्टेटमेंट हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएगी कि उसकी आईडी जो P1 की आईडी है वो क्या है, वो 20 है और उसका नेम है अननाउन, क्योंकि हमने नेम को अभी भी सेटर फंक्शन की मदद से चेंज नहीं किया। और जो हमारे पास P2 की आईडी है वो तो वही रहेगी, क्योंकि उसमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की और उसके नेम में भी कोई चेंजिंग नहीं की। अब इसको एक दफ़ा रन करके हम चेक कर लेते हैं। अब अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ चुकी है। जो आईडी है P1 की वो क्या है 0 और नेम क्या आया अननाउन, क्योंकि उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुआ है, क्योंकि हमने क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर भी पास नहीं हो रहा। और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम के ऊपर जो है ना वो फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिकली, कंपाइलर खुद कॉल करेगा और उसको उसके कॉल होने के बाद जो है ना वो वैल्यूज ये असाइन करवा देगा प्राइवेट मेंबर्स को। तो प्राइवेट मेंबर्स को हमने 0 और अननाउन असाइन करवाया था, लेकिन P2 के लिए हमारे पास 30 और हसन प्रिंट हुआ है। इवन दो उसके लिए भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, यानी उसको भी 0 और अननाउन असाइन हुआ है, लेकिन हमने सेटर फंक्शन कॉल करके उसकी आईडी और नेम चेंज कर दिया था। बाद में हमने P1 की जो आईडी है वो हमने 20 सेट करवाई थी सेटर फंक्शन से, तो वो आईडी उसकी 20 प्रिंट हुई है और नेम स्टिल उसका अननाउन ही प्रिंट हुआ है। और दोबारा से हमने P2 की आईडी जो है और नेम प्रिंट करवाया तो वो वही प्रिंट हुआ, यानी P1 के नेम या आईडी चेंज करने से P2 यानी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों ऑब्जेक्ट का जो डाटा है वो आपस में आज़ाद है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब ये तो था हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसके बाद हम बनाएंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में ये होगा कि हम उस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना वो पैरामीटर्स जो है ना वो भी पास कर सकेंगे, कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए हम अपनी मर्जी के पैरामीटर्स दें और वो वैल्यूज जो है वो असाइन हो जाए। तो हमारे पास पैरामीटर्स हम कौन से देंगे, पैरामीटर्स हम वो देंगे जो हमारे पास यहाँ प्राइवेट मेंबर्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, दो। तो यूजली हम यहाँ पे दो ही पास करवा देंगे, एक इंटीजर आईडी के लिए इंट आई और दूसरा स्ट्रिंग का एन जो कि नेम को असाइन होगा। और फिर हम id इज इक्वल टू आई, नेम इज इक्वल टू एन। आईडी और नेम दोनों को ये जो पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज पास होंगी ये असाइन करवा देंगे। अब अगर इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हमने देखनी हो तो हम P1 की क्रिएशन के लिए उसके वक्त उसमें जो है ना वो पैरामीटर्स जो है वो भी साथ में पास करवा दें। एक तो हम इसकी आईडी पास करवा देते हैं 10 और दूसरा जो है इसका नेम पास करवा देते हैं अली। अब P1 जो है हमारा, इसकी क्रिएशन के वक्त जो है ना ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ना कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब जब इसके लिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ से ये जो 10 और अली है ये ऊपर यहाँ पे पास होगा इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर। आई को वैल्यू मिल जाएगी 10
n को वैल्यू मिल जाएगी अली, आई वैल्यू असाइन करवा देगा आईडी को, और एन वैल्यू असाइन करवा देगा नेम को। तो P1 की आईडी और नेम जो है वो 10 और अली सेट हो जाएंगे। अब अगर हम ये दोबारा फंक्शन को रन करते हैं ना, तो अब स्क्रीन के ऊपर जीरो और अननाउन की बजाय अली के लिए 10 और अली ही प्रिंट होगा। अब अगर आप देखो तो स्क्रीन के ऊपर P1 के लिए उसकी आईडी 10 और उसका नेम अली जो है वो प्रिंट हुआ है, इवन दो हमने P1 के लिए कोई सेटर फंक्शन नहीं कॉल किया, हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए ये वैल्यू को असाइन करवाई। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपने ये देख लिया कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। हम कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड भी कर सकते हैं। अब ओवरलोड से क्या मुराद होता है कि हमारा जो फंक्शन का नेम है वो तो सेम होगा, फंक्शन का नेम जो है वो सेम होगा, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अब सपोज करें कि मैं अगर पर्सन के अंदर सिर्फ उसका एक ही जो है ना वो पैरामीटर लेता हूँ, मैं सपोज करें मैंने सिर्फ स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग का एन, तो मैं सिर्फ उसके नेम की इनपुट लूंगा, आईडी जो है वो मैं डिफॉल्ट कोई सेट करवा दूंगा। सपोज करें आईडी मैंने 0 सेट करवा दिया, और नेम उसका जो है वो जो भी यहाँ से पैरामीटर पास होके आएगा एन के अंदर वो मैं असाइन करवा देता हूँ। अब ये जो इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का हमने एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। एक तो ये सिंपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर जितने हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स हैं उतने ही हमने जो है ना वो पैरामीटर्स पास करवाए हैं। एक ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में क्या है कि हमने सिर्फ एक पैरामीटर लिया है नेम के लिए, जो आईडी है, आईडी को हमने जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू ही असाइन करवा दी है। मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूँ डिफॉल्ट। अब इसको भी एक दफ़ा डिमॉन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने P1 के लिए क्या किया कि P1 के लिए मैंने 10 और अली पास किया है। अब P2 के लिए वो जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, जिसके अंदर सिर्फ नेम असाइन होगा, और नेम इसका मैं असाइन करवा देता हूँ हसन। अब इसके जो सेटर फंक्शंस हैं इनको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि जो वैल्यूज़ हैं वो कंस्ट्रक्टर से असाइन हो। अब इसके लिए जब वैल्यूज़ जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो प्रिंट होंगी वो देख लेते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट सी आउट की स्टेटमेंट है उसमें P1 की आईडी स्क्रीन के ऊपर 10 प्रिंट होगी क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में 10 पास किया था। नेम उसके लिए अली उसका जो है वो प्रिंट होगा। फिर उसके बाद जो P2 है, P2 के लिए जो उसकी आईडी है वो हमने सेट ही नहीं करवाई, वो डिफॉल्ट आईडी सेट हो जाएगी 0। नेम हमने पास किया है तो नेम जो है हमारा उसका हसन प्रिंट हो जाएगा। अब इसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं। अब अगर आप देखो तो P1 के लिए 10 और अली प्रिंट हुआ है स्क्रीन के ऊपर, और जो P2 है हमारा उसके लिए स्क्रीन के ऊपर आईडी 0 है और नेम उसका हसन है। हसन हमने पैरामीटर में पास किया था उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो वो उसको असाइन हो गया, आईडी जो है वो उसको डिफॉल्ट असाइन हो गई। तो यूँ हम जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। हमने इसके अंदर ये देखा कि हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होता, उसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है ना वो सारे प्राइवेट मेंबर्स को असाइन करवा देते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है कि हम जितने हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उतने पैरामीटर्स जो है वो हम लेते हैं और फिर वो हम असाइन करवा देते हैं प्राइवेट मेंबर्स को। जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होगा उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक या दो जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको मिस करवा देते हैं। इस केस में हमारे पास सिर्फ दो प्राइवेट मेंबर्स थे, तो उनमें से मैंने एक को बीच में से मिस करवाया, और सिर्फ मैंने नेम के लिए जो है वो पैरामीटर लिया इसके अंदर, और नेम के लिए पैरामीटर लेने के बाद वो मैंने नेम को असाइन करवाया, आईडी मैंने डिफॉल्ट करवा दी। आप चाहो तो आप ये कर सकते हो कि आप आईडी के लिए इनपुट ले लो पैरामीटर में, और जो हमारे पास नेम है उसके लिए आप उसको डिफॉल्ट नेम असाइन करवा दो। आईडी को हम आई से असाइन करवा देंगे जो पैरामीटर में आएगा, और नेम को हम जो है वो कोई डिफॉल्ट नेम अननाउन या कोई भी वैल्यू असाइन करवा देंगे। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, और डिस्ट्रक्टर को हम यूज़ क्यों करते हैं, डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जैसे हमने ये कंस्ट्रक्टर को किया है। कंस्ट्रक्टर जो है इसके बारे में इसका साइंटैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें एक दफ़ा जो है ना वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी जो है ना वो अच्छे से समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे कोई कमी होगी तो वहाँ पे वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अब अगर आप देखो तो हमारे पास सबसे पहले आ गया क्लास पर्सन, उसके दो प्राइवेट पार्ट्स हैं इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम। अब पब्लिक वाले पार्ट में आते ही हमने सबसे पहले बनाया इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो हमने कैसे बनाया कि हमने जो इस फंक्शन का जो नाम है वो सेम हमने क्लास के नेम जैसा रखा है और इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं हमने दी, इवन वॉइड भी नहीं दी और इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स भी नहीं है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स जो है वो क्या होते हैं कि उनका नेम सेम क्लास के नेम जैसा होगा, उनके पैरामीटर्स कोई होंगे, अगर नहीं होंगे तो इट मीन्स कि वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं कि हम आईडी और नेम जो है ना उनको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यानी जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवा देंगे। तो अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अगर आप देखो तो हमने पर्सन के 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं P1, P2 और P3। अब ये जो P3 है हमारा, इसके लिए क्या कॉल होगा? इसके लिए कॉल होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल होगा? क्योंकि इसके लिए हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया। तो अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल ना करें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जो P3 की आईडी है उसको क्या असाइन होगा? इसकी आईडी को असाइन होगा 0 और इसका जो नेम है, नेम को असाइन होगा अननाउन। तो अगर आप ये वाली स्टेटमेंट देखो सी आउट की, इसमें हम आईडी प्रिंट करवा रहे हैं P3 डॉट गेट आईडी, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 0 और फिर हम नेम प्रिंट करवा रहे हैं P3 डॉट गेट नेम, यहाँ पे प्रिंट होगा अननाउन। तो ये आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की इससे समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद हम हमारे पास है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर दोनों पैरामीटर्स हैं, जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स हैं दो, वो दोनों एज पैरामीटर आ रहे हैं। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है P1 के अंदर। P1 के अंदर हमने 10 और अली पास किया हुआ है। 10 यहाँ पे पास होगा आई को और आई असाइन हो जाएगा आईडी को। अली असाइन होगा एन को और एन असाइन हो जाएगा नेम को। तो यूँ हमारे पास जो है ना वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो काम करेगा। और पी आउट की अगर आप ये वाली स्टेटमेंट अगर आप देखो तो इसके अंदर हम आईडी प्रिंट करवा रहे हैं P1 डॉट गेट आईडी। इससे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रिंट होगा 10 और फिर हम नेम प्रिंट करवाएंगे P1 डॉट गेट नेम और इससे हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होगा अली। तो यूँ हमारा जो है ना ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है ये काम देगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, बल्कि दो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हैं जिनके अंदर हम सिर्फ एक एक पैरामीटर ले रहे हैं और दूसरी जो हमारा प्राइवेट मेंबर है उसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन करवा रहे हैं। इसके अंदर हम नेम को पैरामीटर ले रहे हैं और आईडी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। इसके अंदर हम आईडी को पैरामीटर में ले रहे हैं और नेम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन करवा रहे हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ये P2 वाला ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने सिर्फ जो है ना वो नेम पास करवाया, हसन इसके अंदर हमने पास करवाया। और ये वाली सी आउट की स्टेटमेंट अगर आप देखो तो इसके लिए हम आईडी P2 डॉट गेट आईडी से हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा 0 क्योंकि इस इस कंस्ट्रक्टर से सिर्फ नेम असाइन हुआ है, आईडी जो है वो डिफ़ॉल्ट आई है और नेम के लिए हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा हसन। तो यूँ हमारे पास जो है ना वो कंस्ट्रक्टर काम करता है और हम एक से ज़्यादा हमने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं P1, P2 और P3, जिसकी पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास तो उनको रैम के अंदर उनका जो डाटा है वो डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख लो P1, P2 और P3 के लिए हमने जब उनका डाटा प्रिंट करवाया वो तीनों के लिए डिफरेंट डाटा प्रिंट हुआ है, सेम डाटा प्रिंट नहीं हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।